शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम आज 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक टॉपिक रहेगा हमारा पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के। पेगासस स्पाईवेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, उसको लेकर के अभी कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। तो किस प्रकार से ये जो पेगासस स्पाईवेयर है हमारी लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद एक आर्टिकल है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को ये बताता है। हाल ही में श्रीलंका में सत्ता चेंज हुई है, वहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब नए राष्ट्रपति के आने से भारत के पास एक मौका है कि वो भारत अपना प्रभुत्व श्रीलंका में जमा सकता है। तो इसके लिए भारत को कुछ हेल्प भी करना पड़ेगा, ठीक है। और भी भारत क्या क्या कर सकता है ताकि चीन की जो बढ़त है श्रीलंका में उसको कम किया जा सके। एक आर्टिकल हम देखेंगे पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड, ये आर्टिकल है जिसके अंतर्गत बोलने, फ्री ऑफ स्पीच जिसको कहा जाता है, भाषण देने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता। जब कभी आप अपोजिशन के खिलाफ लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो आपको केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें यह बताया जाता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है कि इस प्रकार से जो छोटी मोटी बातें हैं इन सब के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, और नहीं जाओगे तो फिर आप जेल में सड़ते रहोगे। इस प्रकार से 3 आर्टिकल पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि मेंस में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश में यदि हम देखें तो क्या पूछा जाएगा, इट इज़ ए नॉट ए गुड साइन, इट इज़ नॉट ए गुड साइन दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ नाउ द सोल फोरम टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी। सोल का मतलब होता है एकमात्र। ये एक अच्छा संकेत नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है आज के टाइम में केवल सिंगल एक मंच बन गया है, फोरम बन गया है जो कि पर्सनल लिबर्टी, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, गवर्नमेंट के खिलाफ में केवल सुप्रीम कोर्ट ही आपको बचा पा रहा है। ये अच्छा संकेत नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। हाल ही में एक केस चल रहा था, ठीक है, केस चल रहा था जुबेर वाला। ये को फाउंडर माने जाते हैं, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है ALT न्यूज़, आल्ट न्यूज़ के को फाउंडर माने जाते हैं जुबेर। इनके खिलाफ कई सारे लोगों ने कई किस्म की FIR कही, मतलब मुद्दा एक ही था लेकिन अलग अलग जगह से FIR आ रही थी। तो इनको इस मामले में बेल दे दी गई है, जमानत दे दी गई है। इसके साथ ही साथ में एक बात और यहाँ पर कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जुबेर को ट्विटर करने से नहीं रोक सकते, ट्वीट करने से नहीं रोक सकते। जबकि यूपी या किसी स्टेट की पुलिस थी, उनकी डिमांड थी कि इसको ट्वीट नहीं करने देना है करके। तो इसको आप स्वागत वाली राहत मान सकते हैं, स्वागत योग रिलीफ मान सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि पर्सनल लिबर्टी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को महत्व देते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जुबेर को जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दी गई है, ठीक है। अब उसके खिलाफ में कई सारे केस रजिस्टर्ड किए गए थे सेम इलीगड ऑफेंस के चलते चलते, कि अपराध उसने एक ही किया था लेकिन कई सारे केसेस उसके ऊपर दर्ज किए गए ताकि एक से बचे तो दूसरे में फंस जाए, दूसरे से बचे तो तीसरे में वो फंस जाए करके। ज़्यादातर क्या थी, ज़्यादातर थी एक ट्वीट को लेकर के, उसके ट्वीट को लेकर के थी। इसके अलावा पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तीनों चीज़ ही उसकी प्रभावित हुई थी। पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर बोथ अंडर थ्रेट, ठीक है। एक ट्वीट को लेकर के उसको जेल में डाला गया था, ठीक है। और कुल पे आके यदि देखा जाए ना तो उसकी जो पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो खतरे में पड़ गई थी। अब आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि मेजोरिटेरियन वाली सरकार आ गई है और नेशनलिज्म का ज़माना चल रहा है, राष्ट्रवाद का ज़माना चल रहा है, ठीक है। राष्ट्रवाद मतलब केवल हमारा देश ही बस अच्छा है, हम लोग बस अच्छे हैं, बाकी दूसरे लोग बेकार हैं। इस प्रकार की जो राष्ट्रवाद की विचारा है, इसी के चलते चलते क्या हो गया है, मजिस्ट्रेट के लिए एक ये नॉर्मल बन गया है कि पुलिस ने किसी भी प्रकार की डिमांड की है तो उसको उसकी आज्ञा का पालन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ रिमांड की जाएगी दोज ब्रॉट बिफोर टू कस्टडी, ठीक है।
उन लोगों को रिमांड में लिया जाएगा जिनको कस्टडी के पहले लाया गया है। इसके अलावा उनको बेल देने से मना कर दिया जाएगा ऑफ द मेरिट और लैक ऑफ इट इन दोज केसेस। अब हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलरली मिस्टर जुबैर के केस के बारे में। इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, इनके ऊपर जो केस दर्ज किए गए थे, ऐसा माना जाता है कि ये मोटिवेटेड थे कम्युनल कंसिडरेशन को लेकर के। मतलब सांप्रदायिक विचारों से प्रेरित इनकी शिकायतें थी और इनका पीछा किया जा रहा था। सांप्रदायिकता मतलब कि पार्टिकुलर किसी धर्म के व्यक्ति को टारगेट करने वाली बात यहाँ पर बोली जाती है। अब एक एफआईआर है, ठीक है, दिल्ली पे आधारित थी। ये 2018 का ट्वीट था जिसमें रेफरेंस किया जा रहा था एक सीन्स का, एक मूवी का सीन्स था, 1980 के दशक की थी ये। एक तो एफआईआर ये हो गई उसकी। उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने फॉरेन डोनेशन लिया है विथआउट ए लाइसेंस टू डू सो। एक आरोप वो है। दूसरा आरोप ये है कि ये फॉरेन से चंदा ले रहा है बिना किसी परमिशन, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ये चंदा लेते जा रहा है। चौथे नंबर की बात ये है कि आप देख रहे हो कि इस प्रकार के जो केसेस हैं जिसमें जो इंसल्ट की जाती है रिलीजियस फीलिंग्स की, ये बेस्ड है किसमें? सिंपल ट्वीट्स में। इससे क्या बात क्लियर हो गई है? इससे ये बात क्लियर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन में इस बात को ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो आखिर क्या कह रहा है। उसमें ध्यान ये दिया जाता है कि कैसे करके हम उसको हरास कर सकते हैं, हाउंडेड कर सकते हैं टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग हिम लीव हिज वोकेशन ऑफ फैक्ट चेकिंग एंड साइलेंस हिज वॉइस। इस बात पर जोर दिया जाता है कि हम कैसे करके उसको रोक सकते हैं कि वो अपनी वेबसाइट में लिखना ही छोड़ दे, अपनी जगह को छोड़ दे। इसीलिए हम सभी को वेलकम करना चाहिए जुडिशियल पुशबैक का। ये जुडिशियल पुशबैक दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जिसमें जो वोटरीज हैं हिंदुत्व के जो वोटर्स हैं, इस प्रकार के हमें इंस्टांसेस मिले हैं जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया था कई सारी एफआईआर को। मतलब हिंदुत्व की भावना से प्रेरित होकर के लोगों ने इसके ऊपर केस दर्ज किए थे। और इसके पहले भी हम एक एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से ट्विटर का उपयोग किया जाता है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए। और ये कोई नहीं करता, ये सब पॉलिटिकल सपोर्टेड चीज़ें होती हैं। अब हम बेंच के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेंच ने मिस्टर जुबैर के अगेंस्ट में जो केस चल रहा था, अभी हाल के लिए उसको क्या दिया है, हाल के लिए उसको कुछ शांति मिल गई। लेकिन इसने ऑर्डर दिया है कि जितने भी जो केसेस हैं इनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएं इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली पुलिस को। अब ऐसा नहीं है कि अब केस इनके ऊपर दर्ज होते ही जाएगा। अब जितने भी केसेस जो हैं दर्ज किए गए हैं वो दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक प्रकार से देखा जाए ना तो कॉन्सिक्वेंस के तौर पर एसआईटी टीम जिसको फॉर्म किया गया था उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा ताकि इनिशिएट किया जा सके वाइड रेंजिंग प्रोब अगेंस्ट हिम हैज़ बीन ऑर्डर टू डिसबैंडेड। इसके अलावा जिस एसआईटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एसआईटी जिसको यूपी की तरफ से गठित किया गया था उसको भी रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये जो ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप इसको किस एंगल से देख सकते हैं? ठीक है, ये जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको आप केवल जमानत का रिलीफ अकेला नहीं मान सकते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत दे दी है। इसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो एंडलेस राउंड चल रहा था किसका, प्रोसीडिंग्स का, बिफोर डाइवर्स कोर्ट्स, विभिन्न अदालतों के समक्ष कार्यवाही का जो अंतहीन दौर था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा उनका कहना था कि हम उसको ट्वीट करने से नहीं रोक सकते हैं।
नोटिंग दैट नो वंस वॉइस कुड बी स्टिफल्ड लाइक दैट। उनका कहना था कि हम किसी की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। तो बात ऐसी है कि क्या कहा जाता है, पब्लिक डोमेन ओपन है स्क्रूटनी के लिए फॉर पॉसिबल ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। यदि कोई व्यक्ति बोल करके किसी भी प्रकार का लॉ का उल्लंघन कर रहा है तो पब्लिक डोमेन में उसकी स्क्रूटनी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सीधे सीधे तौर पर ट्वीट करने से ही रोक दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री स्पीच को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं, उनको डर लगा रहता है कि हम यदि कुछ ट्वीट करते हैं, हम यदि कुछ बोल दें तो हमें जेल जाना पड़ जाएगा, क्योंकि हम अपोजिशन की गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे समय में ये डिसीजन आया है जबकि लोगों को रोका जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलने से। ठीक है, इसके साथ साथ में उनको जमानत देने में भी कई सारी समस्याएं आती हैं। ऐसे समय में उनका ये ऑर्डर आया है। तो आज के टाइम में ये ज़रूरत है कि कंट्री का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो ग्रांट करे इस प्रकार के रिलीफ को, इस सैड कमेंटरी ऑन द स्टेट अफेयर्स ऑफ द कंट्री। लेकिन ये खुशी वाली बात नहीं है, दुख वाली बात है कि इस छोटी मोटी बातों के लिए तक सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाना पड़ रहा है, नहीं तो आपको ज़मानत ही नहीं मिल पाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच आप उसका फ़ायदा ही नहीं ले पाएंगे। तो ओवरऑल आप जो एटमॉस्फेयर देख रहे हैं वो किस प्रकार का है, वो स्टेट समर्थित मेजोरिटेरियन वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम में बन गया है सिंगल फोरम जो कि प्रोटेक्ट करता है पर्सनल लिबर्टी को। क्यों? क्योंकि जो निचले न्यायिक क्षेत्र हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, छोटी मोटी जो अदालतें हैं, वो ये सब कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं होती। शायद प्रेशर है या फिर कोई और बात है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में आपको लिखने के लिए 200 से 250 वर्ड में, वो क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि हमारे पास बहुत सारी पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, उस मौके का हमको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। उसको हम कैसे करके फ़ायदा उठाएंगे? श्रीलंका की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसके लिए हमें मानवीय सहायता पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम अपनी तरफ से जो भी संभव सहायता है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसको पैसों से मदद कर सकते हैं, उसको अनाज से मदद कर सकते हैं, या फिर अन्य और चीज़ों से हम मदद कर सकते हैं। श्रीलंका में यदि कंडीशन सही होती है तो भारत के लिए फ़ायदा ही फ़ायदे वाली बात है, और यदि वहाँ पर श्रीलंका की कंडीशन ख़राब रहती है तो इससे भारत को भी नुकसान होने वाला है। आगे एडिटोरियल में यह बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो हमें ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना है श्रीलंका को। इसको आप लिंक करके देखिए किसके साथ में, इससे हमारे जो ट्रेड है और जो इन्वेस्टमेंट का लिंकेज है वो डीप होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले हमें ह्यूमैनिटेरियन एड में फोकस करना पड़ेगा। व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने के लिए मानवीय सहायता को लिंक में अब बहुत सारी संभावनाएं हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन ए क्रूशियल पार्लियामेंट वोट। कब? 20 जुलाई 2022 को। हालांकि वहाँ की जो जनता है, ये जो प्रेसिडेंट बने हैं इनसे अभी खुश नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति ऐसी जगह से बनाए गए हैं, ये जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ से उस क्षेत्र की सीट को ये जीत नहीं पाए थे, और भी कई सारे आरोप इनके ऊपर लगाए जाते हैं। मतलब कि ये यहाँ की जो पब्लिक है इनसे उतनी ज़्यादा खुश नहीं है। तो क्रूशियल पार्लियामेंट्री वोट के तहत प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे 20 जुलाई 2022 को। इससे इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आप लीड ले सकते हो फॉरेन एड गेम में। किसमें? अपने जितने भी जो नेबरहुड हैं उसमें, आपके आसपास के जो नेबरहुड हैं, फॉरेन एड गेम में आप उनसे कैसे करके आगे बढ़ सकते हो। श्रीलंका फेस कर रहा है इकोनॉमिक टर्बुलेंस को, इकोनॉमिक ख़राब हालत उसकी चल रही है। ठीक है, अब कब से?
इस प्रकार का जो डिफ़ॉल्ट हमको देखने को मिल रहा है फॉरेन डेब्ट ऑब्लिगेशन का मिड अप्रैल इसी साल से हमको देखने को मिल रहा है कि उसने जो लोन लिया था उसको तक वो पटा नहीं पा रहा है। इसी के चलते चलते हमको बहुत बड़े तौर पर प्रदर्शन देखने को मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिला। कहाँ पर? श्रीलंका में। और वहाँ की जो जनता थी उसने फोर्स किया था कि फॉर्मर जो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है गोटाबाया राजपक्षे, वो यहाँ देश छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया गया था 12 जुलाई को। यहाँ की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा गहरी होते जा रही है। सबसे पहले नंबर पे तो श्रीलंका डेब्ट डिफ़ॉल्ट कर गया, मतलब कि उसने जो डेब्ट लिया था उसको पटाने में वो सक्षम नहीं था। उसके पास डॉलर की कमी आने लगी। जब उसके पास डॉलर नहीं है तो बाहर से वो कुछ भी चीज़ें मंगवा नहीं सकता है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल नहीं मंगवा सकता। यदि उसके वहाँ पर अनाज की कमी है, महंगे होते जा रहे हैं अनाज, तो बाहर से वो अनाज को नहीं मंगवा सकता है। श्रीलंकन इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है स्टैग इन्फ्लेशन को, ठीक है। स्टैग इन्फ्लेशन के बारे में मैं एक पार्टिकुलरली वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं 50% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये ट्रांसलेट हो रही है किसमें? हायर फूड एंड फ्यूल प्राइसेस में। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसी के साथ साथ में वहाँ जो फूड और फ्यूल के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कई सारी फैमिली ऐसी है जहाँ पर वो एक दिन का खाना खा रही है और उसकी जो इकोनॉमी है ना 2022 में 6% उसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती, मतलब उसमें गिरावट आ सकती है। और लगभग सम 3/4 मिलियन पीपुल आर बिकमिंग द न्यू पुअरर, मतलब कि 1 मिलियन लोगों में से 3/4 लोग ऐसे हैं जो कि नए गरीबी रेखा में आ रहे हैं, नए गरीब उभर कर सामने आ रहे हैं। आज़ादी से लेकर के आज तक आप देखोगे ना तो श्रीलंका अभी सबसे ख़राब इकोनॉमिक क्राइसिस से होकर के गुजर रहा है। क्या क्या इसके रीजन बताए गए हैं इसको आप देख लीजिए। कोरोना आया था तो कोरोना के चलते चलते श्रीलंका उतने आसानी से रिकवरी नहीं कर पाया था, बहुत इसी से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, क्योंकि श्रीलंका मेनली डिपेंडेड है टूरिज्म में। इसके अलावा वो टी को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और भी कुछ कारण थे, जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता था उनको कहा था कि किसानों को आप खेतों में इसका छिड़काव मत कीजिए, मत डालिए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, यदि ऐसा करते तो आपके ऊपर जुर्माना रहेगा। इस प्रकार के कुछ कदम थे गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के, जिसके चलते चलते वहाँ ये हालत हमको देखने को मिल रहे हैं। रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको झटका लगा है। इसी के साथ साथ में राजपक्षा की जो सरकार थी उसने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट किया था उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। श्रीलंका फेस कर रहा है क्या चीज़? वो बाहर से सहायता उसको मिल नहीं पा रही है। एज 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज आर आल्सो एक्सपीरियंस डेब्ट स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि 60% ऐसे गरीब देश आज भी हैं जो कि डेब्ट स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, कर्ज के भार को फील कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कोई व्यक्ति इनको सहायता देना नहीं चाहता है। क्या भरोसा हमने दी, उसको कर्जा दिया और वो हमको वापस नहीं लौटा पाया, तो जैसे कि हाल ही में श्रीलंका ने घोषणा कर दिया था। अब ग्लोबली जो रिसेशन चल रहा था, ग्लोबल जो मंदी चल रही थी, उसने भी श्रीलंका की रिकवरी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। ये भी एक रीजन रहा है। ऐसा माना जाता है तो जो दूसरे देश हैं जो कि श्रीलंका जैसे गरीब देशों को डेब्ट देते हैं, कर्जा देते हैं, अब यहाँ की इकोनॉमी हम देख रहे हैं फेल हो गई है, तो आखिर वो क्यों उसकी सहायता करेंगे श्रीलंका की खर्च? ये एक क्वेश्चन आ जाता है, जबकि श्रीलंका का कर्ज डिफॉल्ट के रूप में से अब स्वयं के निर्माण में से एक है। क्या था? कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। इसी के चलते चलते वहाँ की इकोनॉमी फेल हो गई थी। इंडिया के लिए किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है इसको यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। जब श्रीलंका निराशाजनक स्थिति में था तो सबसे पहले उसने अपने नेबर इंडिया की ओर देखा था।
तो इंडिया इस मामले में पहला रिस्पॉन्डर था। श्रीलंका के निराशाजनक कॉल्स जब आई थी कि हम उसको कुछ फॉरेन एड दे सकें ताकि हेल्प किया जा सके, इस प्रकार की जो क्रिपलिंग डेब्ट चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में, इसको श्रीलंका टैकल कर पाए। अब हम देख रहे हैं कई गुना जो इंडिया ने सहायता दिया है, ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस चल रहा था श्रीलंका का, वो माना जा रहा है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर रहा था। वो पॉलिटिकल प्रेशर किन की तरफ से दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? वो दिया गया था साउथ के स्टेट के द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि श्रीलंका में रहते हैं, तमिल्स लोग। तो तमिल की सहायता के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएगा। 2022 के पहले 6 महीने की बात करें तो इंडिया ने कितनी सहायता दिया था? 3.8 बिलियन डॉलर की सहायता इंडिया की तरफ से करी गई, लोन के माध्यम से, स्वैप्स के माध्यम से और ग्रांट्स के माध्यम से। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट बायलैटरल एड प्रोग्राम माना जाता है हाल के समय में यदि देखा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अभी तक 2022 से लेकर के शुरू के 6 महीने तक भारत ने कितनी सहायता श्रीलंका को की है। यहाँ पर बताया जाता है कि भारत को कौन से फ़ायदे होंगे और भारत को कौन से नुकसान होंगे यदि श्रीलंका की कंडीशन ख़राब होते ही जाती है। तो यदि हम श्रीलंका की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की। ठीक है, अब भारत हमेशा कहता है ना कि हम पड़ोसी को प्राथमिकता देते हैं, तो जब आप पड़ोसी को प्राथमिकता दे रहे हो तो उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का काम भी आपका है। यदि आप कर लेते हो तो हो सकता है भारत की जनसंख्या मोदी से और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाए। ये सरकार के लिए एक और ये जीत का मुद्दा बन जाए आने वाले टाइम में। ठीक है, अब यदि एक बार श्रीलंका की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती है तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया अपने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट लिंकेज है ना श्रीलंका के साथ में, इसको और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है। ठीक है, और करेंट जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रहा है, एड रिलेशनशिप है, इसको भी वो अपनी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करके। इससे हमारे क्षेत्र में इंटीग्रेशन आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, तीसरे नंबर का पॉइंट ये है, दूसरे तरफ आप ये देखोगे यदि श्रीलंका की इकोनॉमी अनस्टेबल है, अस्थिर है, तो इससे कौन कौन से सिक्योरिटी रिस्क इंडिया झेलने वाला है। पहले नंबर की बात यह है, पाक स्ट्रेट को क्रॉस करके बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया की तरफ आएंगे शरण लेने के लिए। ठीक है, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल एंड रीजनल पार्टनरशिप। तो इसी प्रकार से आप देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो स्ट्रेंथ कर सकता है बायलैटरल द्विपक्षीय संबंधों को, रीजनल पार्टनरशिप को मजबूत कर सकता है। अब चाइना के डायमेंशन को भी यहाँ पर मिला करके देखा जाता है। चाइना ने भी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा सहायता पहुँचाई है। हाल के वर्षों में आप देखो ना तो चाइना इमर्ज होके आया है एज ए मेजर पार्टनर ऑफ श्रीलंका, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उसने लगाए हैं। ठीक है, और कई सारे ऐसे हैं जो अभी स्क्रूटनी में चल रहे हैं। ये प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को कि वो अप स्केल कर सकता है अपनी एड प्रोग्राम को, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ओवर द चाइना के ऊपर यदि आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, चाइना से आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा आप लीड ले सकते हो एड कंसोर्टियम फॉर श्रीलंका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि श्रीलंका की सहायता कर रहे हो, तो उस ग्रुप में भी आप लीड ले सकते हो, उस ग्रुप में भी भारत आगे आ सकता है। अब बताया जा रहा है कि हमें काम करना पड़ेगा एकदम क्लोज में आकर के
फ्रेंडली कंट्रीज़ जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, जापान, यूरोपियन यूनियन, इसके साथ साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ताकि हम श्रीलंका की कुछ सहायता कर सकें। अब यदि देखा जाए ना, तो श्रीलंका है ना, उसको कुछ रिक्वायरमेंट है फाइनेंसिंग की। कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी उसको दौलत धन संपत्ति की ज़रूरत है, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट 3 साल है ना, उसमें अपना जो घाटा हुआ उसको वो फुलफिल कर सके। 20 बिलियन से लेकर के 25 बिलियन डॉलर की उसको ज़रूरत, बिलियन डॉलर की ज़रूरत उसको पड़ने वाली है, ताकि वो इंश्योर कर पाएगा इसेंशियल इंपोर्ट ऑफ फूड को, मेडिसिन को, फ्यूल को उसकी जनता के लिए, और इससे उसकी इकोनॉमी स्टेबलाइजिंग हो पाएगी। अब ये कुछ कुछ फ़ायदे उठा रहा है कमेरिकल लोन का, कहाँ से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्रीलंका, विच हैज़ फ्यूल्ड ए डेप ट्रैप नैरेटिव, जिसको लोग डेप ट्रैप मतलब कर्ज के जाल में फंस गया, इस प्रकार के आरोप उसके ऊपर लगाते रहते हैं। चाइना फेस कर रहा है एक डिलेमा इन बेलिंग आउट श्रीलंका, और श्रीलंका को वो कर्ज से बाहर नहीं जाने दे रहा है चाइना। अब चाइना को भी ये चिंता हो गया है कि यदि वो यूनिलैटरली रिस्ट्रक्चर कर देता है श्रीलंका के डेप्ट को, श्रीलंका के कर्जा को, और यदि वो उसको कुछ टाइम पीरियड और भी बढ़ा देता है, तो इसको लेकर के वो भी काफ़ी चिंतित है। इससे क्या हो जाएगा, उससे एक नई मिसाल सामने आ जाएगी लैंडिंग की प्रैक्टिसेस को लेकर के, मतलब उधार देने की एक नई ही प्रैक्टिस उसको फिर देखने को मिल जाएगी। पहले लोन दो, उसके बाद फिर लोन को कुछ टाइम के लिए माफ़ कर दो, कहो कि 10 साल की जगह आप 15 साल में लोन चुकाइए। तो इसको लेकर के भी चाइना चिंतित है। लीडिंग टू ए क्यू ऑफ सिमिलरली डिस्ट्रेस्ड कंट्रीज सीकिंग डेब्ट रिलीफ फ्रॉम द बीजिंग, और जब श्रीलंका को चाइना ने ऐसी सहायता दी है, तो दूसरे गरीब देश भी यही आशा रखेंगे कि पहले इससे कर्जा ले लो और फिर बाद में पटाओ ही मत, या पटाओ भी तो लंबे समय तक बहुत कम ब्याज दर में पटाते रहो। तो इस बात को लेकर भी चिंतित है चाइना। चाइना जिसको G2 इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है, एंड वांटिंग टू चैलेंज द यूएस, अब वो चाहता है कि हम यूएस को चैलेंज करें। डज नॉट वांट इस रेपुटेशन टू बी टार्निश्ड बाई बेलिंग आउट ए फ्लंडरिंग इकोनॉमी। चाइना यदि चाह रहा है कि हमें अमेरिका को टक्कर देना है, तो हमने जो यहाँ इतना पैसा फंसाया है उसको हम कैसे करके छोड़ सकते हैं, ये बात चाइना ज़रूर सोचेगा। कौन कौन से स्टेप हैं जिनको लिया जा सकता है उसके बारे में आप देख लीजिए। पहले नंबर की बात यह है कि 5 इम्पोर्टेंट आइटम हैं इन द ट्रे ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे। विक्रम सिंघे के पास 5 मुख्य बातें हैं। गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा कि ये सीरियस है अपने देश की इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए, लेकिन इसमें कंक्लूड होना चाहिए IMF प्रोग्राम की बातचीत, जिससे इंक्रीज़ हो जाएगा टैक्सेस एंड यूटिलिटी प्राइसेस टू राइज रेवेन्यू। IMF कहेगा कि आप टैक्स बढ़ा दीजिए ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ के मिलेगा, आपको लोगों से कर ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ में इंटरेस्ट रेट को भी आप इंक्रीज़ कर दीजिए ताकि आप कंट्रोल कर सकें इन्फ्लेशन को, वाइल प्रिजर्विंग सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर टू प्रोटेक्ट द पुअर। लेकिन आपको ध्यान रखना है सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर का, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें आप गरीब लोगों को। एक बात यहाँ पर ये कही जाती है। अब यहाँ इस बात का उल्लेख किया गया है कि इंटरेस्ट रेट यदि सरकार बढ़ाती है तो महंगाई का इससे क्या संबंध होने वाला है, ठीक है। तो एक ये बैंक है और ये यहाँ की जनता है किसी भी देश की। नॉर्मली इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ये है कि मनी में पैसा ज़्यादा है और चीज़ों की कमी है। पैसा ज़्यादा है तो क्या काम करेगी सरकार, इस पैसे को बैंक के पास खींचेगी। वो कब खींच सकती है, यदि बैंक आपको 7% ब्याज दे रहे थे पहले, वही यदि 10% ब्याज देना चालू कर दें तो आप अपना पैसा बैंक में जा कर के जमा करना चालू कर दोगे। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है अपने बैंकों
की जो ब्याज दर है उसको बढ़ा सकती है ताकि इन्फ्लेशन की जो कंडीशन चल रही है उससे वो निपट सके। तीसरे नंबर में उसको कुछ ढांचागत रिफॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि उसकी जो इकोनॉमी है ना और भी ज़्यादा ओपन हो सके। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के उसको अलाउ करना पड़ेगा मार्केट फोर्सेस को, ताकि डिटरमाइन किया जा सके रिसोर्स एलोकेशन को। चौथे नंबर की बात है, इसका मतलब ये हो गया है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में जो बाधाएं हैं उनको आप रिड्यूस करिए। रेड टेप हैम्परिंग जो है बिजनेस में उसको आप कम करिए। प्राइवेटाइजेशन लॉस मेकिंग स्टेट आउंड इंटरप्राइजेस हैं जैसे कि श्रीलंका एयरलाइंस है और साइलॉन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है जो कि घाटे में चल रही हैं, इनको वहाँ की सरकार बेच करके अपना कर्जा पूरा कर सकती है। अब इसको क्या है, नेशनल कॉन्सेंसस बनाना पड़ेगा, मतलब वहाँ की जनता की सहमति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके IMF प्रोग्राम को और रिफॉर्म को बाय एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज़ ओनली सॉल्यूशन टू डू क्राइसिस। उसको समझाना पड़ेगा जनता को कि ये केवल एकमात्र उपाय है इस क्राइसिस से निपटने के लिए। अब इसको क्या है, जो रूल ऑफ लॉ है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन पॉलिसी को। ठीक है, वहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको रोकना पड़ेगा। इसमें इंक्लूड है एसेट डिक्लेरेशन ऑफ, जो नेता है ना, नेता लोगों की जो संपत्ति है उनको अपनी घोषणा करना पड़ेगा। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन ऑफिस बनाना पड़ेगा जो सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, लेटर द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी शुड बी एबॉलिश। और सबसे लास्ट में एक बात कही जाती है कि अब श्रीलंका की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको आप न्यूट्रल करिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से भी किसी भी देश की तरफ चले जाइए जैसे कि आप चाइना की तरफ चले गए। प्रो चाइना स्टांस नहीं होना चाहिए, इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। इसके बाद कुछ मेन न्यूज़ है द हिंदू की, उनको हम देख लेते हैं। पहली खबर हम देखने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की एक आदिवासी लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। ठीक है, उनके अपोजिशन में थे यशवंत सिन्हा, उनको उन्होंने हरा दिया है। अब 15वें नंबर की प्रेसिडेंट बनने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इसके इलेक्शन के बारे में क्या कहा जाता है कि इसका इलेक्शन होता कैसा है, इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बनाया जाता है जिसमें जो वोट होती हैं उनकी कास्टिंग की जाती है नेशनल और स्टेट लेवल लॉ मेकर के द्वारा। इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे, लोकसभा के सांसद, ठीक है, इसके लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, यूनियन टेरिटरी के लीडर शामिल होते हैं। मतलब कि इसका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है, डायरेक्ट इसका चुनाव जनता नहीं करती है। इसका जो इलेक्शन होता है इसको कंडक्ट कराने का काम किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे करके बनता है, इसमें अपर और जो लोअर हाउस के सदस्य लोग रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, वो लोग भाग लेते हैं चुनाव में। इसी के साथ साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है, इसके मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। संविधान में कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं, आर्टिकल 54, 55, 56, 57, 58। 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसा होगा। 55वें नंबर में बताया जाता है किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होना है। 56वें नंबर के आर्टिकल में बताया जाता है प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का रहेगा और री इलेक्शन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं, आर्टिकल 57 बताया गया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, आर्टिकल 58 में इसका वर्णन किया गया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ईडी से संबंधित। इसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय इसको बोला जाता है। ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मानी जाती है। ठीक है, ये जिम्मेदार है
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी नियम कानून हैं उसका कोई व्यक्ति यदि उल्लंघन करता है तो उसको उसकी देखरेख करने का काम ईडी का रहता है। और ये फाइट करती है इकोनॉमिक क्राइम, हमारे देश में जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड और उससे संबंधित जो भी अपराध हो रहे हैं उनको ये देखरेख करती है। ये फंक्शन करती है किसके अंडर में? ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती हैं। इसके कुछ प्राइम ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या है। 2 एक्ट है जिनको लागू करवाने का काम करती है ये एजेंसी। पहली है फेमा और दूसरा है PMLA। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और सेकंड नंबर का है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इससे क्या होता है, इन एक्ट के माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस आते हैं और जो ब्लैक मनी होती है, हवाला ट्रेड केस हैं, इनकी सब रोकथाम करने का काम ईडी करती है। इसका निर्माण किया जाता है। इसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस के कुछ ऑफिसर रहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस IPS के कुछ अधिकारी रहेंगे और IAS लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1956 में एज ए इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत काम करती थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो ईडी डायरेक्टर रहते हैं उसका जो कार्यकाल रहता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल से 5 साल। और ये जो चेंज देख रहे हैं हम टेन्योर में ईडी डायरेक्टर का, ये किया गया था किसके द्वारा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में संशोधन किया गया था, तब जाके इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ईडी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है फर्स्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए इसकी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ती है तो इसका जो टेन्योर है वो 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन रहेगी वो 1-1 साल लेकर के रहेगी। फिर भी नो एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड टू ईडी चीफ आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के बाद किसी प्रकार से उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में पहले तो राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी। उस टाइम में भी कांग्रेस के लीडर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था जगह जगह पर, भारत में भी और ईडी के दफ्तर के सामने भी। ठीक इसी प्रकार से जब सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश किया गया कल, तब भी कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा इस प्रकार के धरना प्रदर्शन किए गए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। एक और न्यूज़ आई थी ईडी से संबंधित ही, जो प्रफुल्ल पटेल हैं उनकी प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच कर लिया है। थर्सडे के दिन इन्होंने 4 फ्लोर हैं किसके? कमेरिकल बिल्डिंग के, जो कि बिलोंग करते हैं एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल के, मुंबई में। उनको कनेक्ट किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ में, और इनके केस को लिंक किया गया है इकबाल मिर्ची, ए क्लोज टू एड ऑफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम को कुछ एड ये प्रोवाइड करते थे, इस प्रकार से इनके केस को लिंक किया गया है। माइग्रेंट लेबर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, इसको लेकर के एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है जो भोजन है वो प्रत्येक माइग्रेंट वर्कर तक पहुंचना चाहिए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आदेश दिए गए हैं। उसमें कहा गया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी आप फूड ग्रेन दीजिए, ऐसा पिटिशनर्स ने कहा था। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने याचिका दायर करी थी, तो उसमें ये बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे के दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहा है कि नो सिटीजन शुड डाई ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति हंगर से नहीं मरना चाहिए, और जो फूड है वो प्रत्येक माइग्रेंट वर्कर के घर तक पहुंचना चाहिए। माइग्रेंट वर्कर प्ले करते हैं एक वाइटल रोल हमारे इकोनॉमी में, ठीक है, हमारे देश को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, और इसीलिए आपको उनकी केयर करने की ज़रूरत है और उनकी फैमिली की भी केयर करने की ज़रूरत है। यदि आप माइग्रेंट वर्कर की केयर नहीं कर पाते हो तो इससे हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो भी प्रभावित होने वाली है। कोर्ट में कुछ चीज़ें इस प्रकार के इंस्टांसेस भी हमको देखने को मिले हैं। कोर्ट ने नोटिस किया था कि कैसे करके महाराष्ट्र ने कवर किया है केवल 36% ऑफ माइग्रेंट वर्कर को अपने स्टेट में।
ठीक है। अब किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए 35% रहता है और आपने केवल 1% ही ज़्यादा हासिल कर पाया है, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो सरकार की स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा इनको कहा जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्न ने क्या कहा था? उन्होंने रिमाइंड किया था कि जो स्टेट होता है, राइट टू फूड वाज फंडामेंटल राइट। फूड का जो अधिकार होता है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारे संविधान में। तो देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं मरना चाहिए, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट के जज नागरत्न का। अंजलि भारद्वाज की एक याचिका थी जिसको लेकर के प्रशांत भूषण केस लड़ रहे थे। उनका कहना है कि जो एक्सटेंसिव डाटा है वो हमें मिल रहा है कहाँ से? ई श्रम पोर्टल से, जहाँ पर 27.95 करोड़ वर्कर ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब लेकिन इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, ये जानकारी अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पाई है। अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन प्रोवाइड करना चाहिए, आइदर थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और थ्रू सम अदर स्कीम। चाहे आप NFS के माध्यम से राशन दीजिए या फिर अदर स्कीम के माध्यम से राशन दीजिए, लेकिन यदि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। प्रशांत भूषण का कहना है, तेलंगाना का एक एफिडेविट है जिसमें बताया जाता है कि 75% माइग्रेंट वर्कर इस स्टेट में ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली पेंडेमिक के दौरान क्या कहा था? उन्होंने कुछ कंप्रहेंसिव डायरेक्शन दिए थे ताकि इंश्योर किया जा सके फूड सिक्योरिटी माइग्रेंट लेबर की, जिसमें इंक्लूड था कमिटी किचन, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई राशन विदाउट इंस्टेंसेस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। बिना किसी ID कार्ड के आप ये सारी सुविधाएं अपने नागरिकों तक पहुंचाइए। गर्भपात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि महिला के पास ये अधिकार है कि वो सेफ एबॉर्शन करवा सकती है। ये उसकी पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट हुआ करता है, ऐसा कहना है एक बेंच का जो कि हेयरिंग कर रही थी अनमैरिड वुमेन्स प्ली को। एक अनमैरिड वुमेन है, उन्होंने याचिका दायर किया था, उसी की ये सुनवाई हो रही थी। यदि कोई व्यक्ति किसी अनमैरिड वुमेन को मना कर देता है कि वो सेफ अबॉर्शन नहीं करवा सकती है तो ये वॉयलेट करता है उसकी पर्सनल ऑटोनॉमी और उसकी पर्सनल फ्रीडम को, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक बेंच थी जो कि सुनवाई कर रही थी, इसके लीड कर रहे थे जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये हियरिंग कर रहे थे एक वुमेन की अपील को जो चाहती है कि वो अबॉर्ट करवाए 24 वीक की प्रेगनेंसी को आफ्टर हर रिलेशनशिप फेल्ड एंड हर पार्टनर लेफ्ट। जब उसका जो पार्टनर है उसको छोड़ के चला जाता है और उनकी जो रिलेशनशिप फेल हो जाती है, इसी के चलते चलते वो गर्भपात करवाना चाहती है। लेकिन जो लोअर कोर्ट था वहाँ पर हम क्या चीज़ देख रहे हैं? लोअर कोर्ट में उसको किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई थी। तो लोअर कोर्ट के बारे में बताया जाता है कि जो लोअर कोर्ट था उसने रिस्ट्रिक्टिव व्यू लिया था इस केस को लेकर के। ठीक है, उनका कहना है कि उसकी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए उसको एबॉर्शन कराने का अधिकार नहीं है। दूसरे नंबर की बात, इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब नया नियम कानून आया है उसमें पति शब्द को पार्टनर में जब कन्वर्ट कर दिया गया है तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इसीलिए ये उसका अधिकार है चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो। जब लिविंग इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट पहले ही मान्यता दे चुकी है तो फिर यदि वो गर्भपात का जो अधिकार है उसको क्यों नहीं दिया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने ये कहा था कि जो 2021 है इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे एबॉर्शन वाले एक्ट में, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था हस्बैंड को पार्टनर में, जो कि एक क्लियर सिग्नल है कि ये जो लॉ कवर करता है अनमैरिड वुमन को विद इन इट्स एम्बिट, इसके अंतर्गत अनमैरिड महिलाएं भी आ जाती हैं। वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है
वो उसकी पर्सनल लिबर्टी का एक हिस्सा माना जाता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत संविधान ने उसको ये गारंटी प्रोवाइड करी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव खबर ये आई है कि पेंडेमिक के दौरान में 1.5 लाख जॉब दिए गई हैं। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यू दिल्ली की तरफ से खबर छापी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इन्फॉर्मेशन दिया था राज्यसभा में थर्सडे के दिन। उनका कहना है 1.5 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर 2020-21 और 2021-22। पर्सनल मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनका कहना है जो रिक्रूटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कंटिन्यू रही थी कोरोना के दौरान भी। लिखित में उत्तर दे रहे थे डॉक्टर सिंह का क्या कहना है, जो रिक्रूटमेंट थी, भर्ती की प्रोसेस थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आज भी कंटिन्यू प्रोसेस में है। टोटल 1,59,615 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में, एसएससी में। इसके अलावा बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन पॉपुलरली नॉन एज IBPS ड्यूरिंग 2021 और 21-22।